तो अभी तक क्लास में हम लोगों ने क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, एंड इन दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव फिनिश्ड अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग का बचा है दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हेडिंग करो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद लिखवाएंगे एक एक टॉपिक करके। ठीक है, पहले पूरा समझते हैं इस बात को, एक्सप्लेन करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली कि ऑस्मोसिस हम लोग का होता क्या है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल या इसके लिए एक फिगर एग्जांपल, एक फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ। कुछ ऐसा हमारे पास देखो ये फिगर, लेट अस सपोज करो कि कुछ ऐसा एक सेटअप हमने यहाँ पे किया। ठीक है, देखो एक हम लोग के पास सपोज करो ये ग्लास कंटेनर कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन टाइप का हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, वो मेम्ब्रेन कौन सा है हम लोग का, SPM, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, हमने कैसा ग्लास कंटेनर टाइप का लिया। यहाँ पे इसमें इस पोर्शन में देखो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। इन दिस पोर्शन वी हैव अ सोल्यूशन। ठीक है, हाँ कोई भी सोल्यूशन जरूरी नहीं है हम लोग। ठीक है भाई, सोल्यूशन है तो लिक्विड तो होगा ही हम लोग का। ठीक है ना, ऑब्वियसली इस पूरे चैप्टर में हालांकि सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन होता है, गैस लिक्विड सोल्यूशन भी होता है, बट इन दिस चैप्टर हम लोग लिक्विड सोल्यूशन की ही मोस्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन है और इस कंपार्टमेंट पे हम लोग के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, सॉल्वेंट। हियर इट इज द सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग के पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लोग के पास सॉल्वेंट है। ठीक है ना, ये और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, पिस्टन से तुम फेमिलियर हो गए कि क्या होता है हम लोग का, वेटलेस पिस्टन है यहाँ पे जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकता है प्रेशर अप्लाई करने पे। ठीक है, अगेन लेट मी टेल यू कि पूरा हम लोग का सेटअप क्या है, एक सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों होगा। हाँ ऑफ कोर्स होगा इसमें, और यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है। हाँ ठीक है, हमने एक ऐसा ग्लास कंटेनर लिया जिसमें एक ऐसे दो कंपार्टमेंट्स बना दिए विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो समझते हैं इस SPM कहने का मतलब क्या है। देखो द वर्ड्स स्टार्ट विद द सेमी एंड देन परमिएबल। सेमी का मतलब हाफ कह सकते हो, ठीक है, और परमिएबल का मतलब कह सकते हैं कि परमिट करना। मतलब एक ऐसा ये मेम्ब्रेन है जो हाफ सब्सटेंस को परमिट करेगा, मतलब आगे मूव करने के लिए। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा हमने सेटअप लिया। अब समझाने की कोशिश करते हैं तुम्हें। देखो जब यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लगाए रहेंगे तो होगा क्या कि कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसफर होकर इस सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल डिफ्यूज इनटू द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। ठीक, या दूसरा कुछ इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लोअर है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हायर, क्योंकि यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ दो सब्सटेंस है आपके अलग अलग, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। यहाँ पे वॉल्यूम देखो लगभग सेम लग रहा है देखने से, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। इट डज मीन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, बिकॉज वी नो दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाई N/V। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का क्या है, कम है। सो कहना ही से दैट कि ऑस्मोसिस मींस ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ लोअर से देखो हायर की तरफ जा रहा है। तो एक पहला चीज हमने लिख लिया बेटा कि यहाँ पे ट्रांसफर होगा किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा। कहाँ से कहाँ तक, जिसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्स लोअर होगा, ठीक है, और कहाँ तक, कॉन्सेंट्रेशन जिसका हायर होगा। ठीक है, एक ये हम समझ में आ गया। दूसरा चीज हमने ये बताया था कि क्या होगा हम लोग का, ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से कहां तक, फ्रॉम लोअर टू ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये रहा बात हमारा किसका, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस SPM, ये SPM हम लोग का है क्या, ये समझाते हैं आपको। ठीक है ना, हाँ ये तो नाम बता दिया ना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, तो अब ये चीज बता रहा हूँ, देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से सपोज कर लो कि हमारा देखो ये क्या है, ये हम जो यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से जेल
जेल टाइप का भले तुम्हें लगे कि माइक्रोस्कोपिक व्यू समझो कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा ही होगा हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप देखो, हाँ ठीक है, वही कह सकते हैं कि इसका नेट टाइप का, ये जाली टाइप का कुछ आपका ऐसा है। तो इट विल अलाउ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये करेगा क्या, इसके अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट है, देखो ये सब ना, इसको पोर्स कह सकते हो। और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सीव्स, SIEVS, सीव्स मतलब समझते हो ना, चलनी, जो घरों वगैरह में हम लोग के होता है, ठीक है। तो चलनी से भी देखो क्या होता है, सभी सब्सटेंस नहीं पास होकर नीचे गिरते हैं, जो उसके होल से छोटा होता है वही, मतलब इट अलाउज, सीव्स अलाउज ओनली द पार्टिकल्स ऑफ द स्मॉलर साइज देन द होल टू पास थ्रू इट। तो उसी तरीके से सेमी परमेबल में भी हमारे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं या टाइनी सीव्स होते हैं, छेद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये समझ में आ गया हम लोग का कि है क्या, हम लोग का ये SPM है क्या। अब अगेन क्वेश्चन है कि हम लोग का वाई इट ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही क्यों अलाउ करता है। हाँ, अब रीजन ये है कि क्योंकि जो सॉल्यूट होगा वो बिगर इन साइज होगा और सॉल्वेंट हमारा स्मॉलर इन साइज होगा, इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देगा। ठीक, ये बात हमने किसके बारे में बता दिया आपको, SPM के बारे में, ठीक है। ये SPM के बारे में हमने तुम्हें समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो SPM के बारे में हम लोग समझ लिए, तो अब इसके बाद क्या बता सकते हैं, ये हमको समझ में आ गया SPM, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है ये बता दिए। अब दूसरा टर्म समझाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये चीज देखो। देखो वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे भी लिक्विड है और यहाँ पे भी हम लोग का लिक्विड है, ठीक है। ये सॉल्वेंट भी लिक्विड के फॉर्म में है, सोल्यूशन में हमारा लिक्विड के फॉर्म में है। तो जैसे जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करेगा, वी नो दैट एज द सॉल्वेंट मूव, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हम लोग का, बढ़ेगा, यानी अमाउंट बढ़ेगा लिक्विड का। जैसे जैसे अमाउंट लिक्विड का बढ़ेगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। सिंस द पिस्टन विल मूव अपवर्ड, इट इज जस्ट ओनली बिकॉज की सोल्यूशन यहाँ से क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग का क्या करेगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा ये सोल्यूशन, ठीक है। अब ये सोल्यूशन देखो आपका प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये जितना ऊपर ये प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट प्रेशर विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या चीज, नहीं यहाँ से तो हम सॉल्वेंट को दे ही रहे हैं, यहाँ से सॉल्वेंट को तो ट्रांसफर कर ही रहे हैं, ये ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो एक्चुअली उसी मेजर करने के लिए कि कितना प्रेशर ऊपर अप्लाई कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड योर ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हाँ बताएंगे, अभी उस पे आ रहे हैं, हाँ जरूर आएगा, वो भी आएगा कॉन्सेप्ट, अभी उसके बारे में आएंगे, समझाएंगे, इसी टॉपिक में है वो भी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो इट डज मीन कह सकते हैं कि ये जो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे टर्म, ये जो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये जो अप्लाई कर रहा है आपका लिक्विड, ठीक है ना, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब ऊपर शिफ्ट करा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये हो गया कि ये जो एक्सटर्नल, जब आप एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो इस तरीके से देखो लिखा रहता है पाई EXT करके, ठीक, इतना समझ में आया। अभी बताएंगे कि पाई वगैरह क्या है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, सिंस इट इज अ प्रेशर, ठीक है, अब ये प्रेशर है तो इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, P से रिप्रेजेंट। लेकिन देखो P से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अभी देखिए उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं भाई, पार्शियल वेपर प्रेशर और सबको, इसी वजह से इसको डिस्कार्ड करके इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय पाई, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली भाई ऑस्मोसिस हम लोग का है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हम लोग का, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है, SPM क्या है, ये सब हम लोग को समझ में आया। और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कहां से होगा, हमें ये भी चीज क्लियर हो गया, ठीक है ना। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स ऑल्सो द क्लियर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे ये समझाते हैं आपको। देखो एक्चुअली इसके लिए ये बताया गया है कि चाहे हम लोग का गैस हो चाहे लिक्विड हो, बोथ आर कम्स अंडर द, दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, दोनों की हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब दोनों ही फ्लो करेंगे, ठीक है। जब मतलब और जो फ्लूइड्स होते हैं बेटा या जो गैस होते हैं, उनके लिए कुछ गैस लॉस दिए गए हैं। जो आपके ये गैस होते हैं ना, तो उसके लिए कुछ गैस लॉस दिया गया है, जैसे चार्ल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ होता है। हालांकि ये 11th में सिलेबस में था, एनसीईआरटी में था, लेकिन तुम लोग को डिलीट कर दिया गया, इसलिए तुम लोग पढ़े नहीं, इसलिए पता नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा भी मैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ गैस लॉस हमारे होते हैं, वही गैस लॉस अगर हम लोग का ये गैस क्या है बेटा, गैस को लिक्विफाई कीजिए, ठीक है, तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना, तो कुछ किसी एक फिक्स सर्टेन टेम्परेचर पे ये जो गैस लॉ है ये लिक्विड के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो बताया गया है, एक सबसे पहला बेटा बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, ठीक है।
देखो एग्जांपल था ना, क्या कहते हैं वो खीरा वाला, जो खीरे पे नमक छिड़क देते तो कैसे वो पानी छिड़कना। हाँ, हम अभी एप्लीकेशंस बताएंगे तो उसके में एग्जांपल्स अभी हम बताएंगे, ठीक है ये चीज़। अब देखो क्या है इसमें ये बताया गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा आपका पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन तो होता ही हम लोग का ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो हम लोग का किसके प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, ये बताया गया, ठीक। दूसरा इसी समय ये बताया गया था गेलुसेक लॉ ऑफ वन टाइप, ये ठीक है ना, गेलुसेक सर ने ये दिया था, ठीक है, ये टर्म्स पहले, ये नाम पहले भी सुन चुके होगे क्लास 11th में, गेलुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि जो आप लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर इसी दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक। देखो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, व्हाट यू विल ऑब्टेन, जब दोनों को कंबाइन करेंगे विल ऑब्टेन पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू टी। ऑन रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे कांस्टेंट आर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आर सी टी नहीं लिखते हैं इसको, तो इसको हम लोग लिखते हैं सी आर टी, सी आर टी, इस फॉर्म में ही बुक में दिया तो हम लिखते हैं, ठीक है। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज अ गिवन बाय सी आर टी, जहाँ पे आर हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, जिसको कि हम लोग गैस कांस्टेंट 11th में बताया था, ठीक है ना, और जिसकी वैल्यू होती है हम लोग की 0.0821 लीटर पर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है, यूनिट याद रखना, इससे क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक। इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जरा एक चीज ध्यान से देखो, सो कैन आई राइट, क्योंकि अभी देखो हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा था आपका, सॉरी इरेज कर दिया, कि कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो कैन आई राइट ओवर हियर एज सच कि पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर इनटू टी, देखो लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, बस हाँ वही तो चेंज किया हम लोग, ठीक है। अब वापस से v को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, पाई v इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। अच्छा पाई की जगह पे एक टर्म समझने के लिए हम पी भी तो लिख ही सकते हैं, तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी, बस यही समझाना था। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे पी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो नॉर्मल प्रेशर नहीं है हम लोग का, ठीक। यहाँ तक ही हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड विद द 4 डिफरेंट ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एंड द वन कॉमन थिंग इज ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट हाँ मास पे डिपेंड कर रहा था, सॉल्यूट के मास पे डिपेंड कर रहा था, हाँ। और इवेंचुअली एक कॉमन चीज उसमें ये भी था कि इन ऑल ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक एप्लीकेशन उसका कह सकते हैं, द एप्लीकेशन दैट वी वर डिराइविंग इज टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। याद है हर केस में हम लोग एमबी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो बता रहे हैं, देखो इस तरह कैलकुलेट करते थे ना, एम बी इज इक्वल्स टू के एफ लिखते थे, इंटू डब्ल्यू ए लिखते थे, इंटू 1000 लिखते थे, फिर नीचे क्या लिखते थे, एम ए इंटू, हाँ मतलब सब में, चाहे वो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रहा हो चाहे एलिवेशन, हर में कॉमन बात क्या था, वी वर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैंने डेफिनेशन भी बताया था कि हाँ उस मास ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, और उससे हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये भी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम लोग का, कैसे है ये चीज देख लो पहले, हाउ वी कैन से दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी है, जहाँ पे आर कांस्टेंट है, ठीक है, और टी हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, तो इट डज मीन पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब, और सी क्या है हम लोग का, कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज अ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोल की जहां बात है, इसका मतलब हम लोग का क्या है, अमाउंट है, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, और जो भी सब्सटेंस अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है उसकी हम लोग बोलते हैं कोलिगेट। इट डज मीन इट इज वेल प्रूव दैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो सॉरी ऑस्मोसिस इज आल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, हम लोग को ये पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, सॉरी एम बी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बस उसकी जगह पे इस फॉर्मूले में यहीं पे सब्स्टिट्यूट करो, सो यू विल फाइंड आउट एज सच पाई इज इक्वल्स टू हाँ डब्ल्यू बी हो जाएगा यहाँ पे, देखो हम लोग के पास नीचे क्या मिलेगा, हमारे पास एम बी मिलेगा इंटू आर टी मिलेगा, और नीचे कितना हम लोग के पास वी है, सो वी कैन राइट ओवर हियर एज सच, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी आर टी हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, एम बी इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एम बी इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं तब, देयर फॉर एम बी इक्वल्स टू, इसको इधर कर दो, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई इंटू वी, दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द
मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना, इसका हम लोग सॉल्वेंट ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, तो उसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जो डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड द वेरी लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन शायद एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड, ये सबसे बेस्ट होता है आपको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। ये पूरी बातें रही हमारी किसके बारे में रिलेटेड, ऑस्मोसिस के रिलेटेड बातें रही, ठीक है, कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है एसपीएम, इन सब के बारे में, ठीक। अब इसी को जस्ट उल्टा कर देते हैं। देखो उल्टा इन द सेंस क्या हम कह रहे हैं, उल्टा ऐसे कह सकते हैं इसको कि थोड़ा सा हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, क्या कि जो यहाँ पे पाई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा था ना, नाउ वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर। सपोज करो अब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि अब यहाँ से सल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ से सल्यूट मॉलिक्यूल आपका, या कह सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अब यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका ट्रांसफर, यानी ऑस्मोसिस हो तो रहा है अब, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। सो इन दैट कंडीशन वी विल कॉल इट एज अ रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया? तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, दिस विल बी कॉल्ड एज योर रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अब रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम खुद एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। कैसा प्रेशर, प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर अप्लाई करेंगे तभी तो सोल्यूशन कंप्रेस होगा, और फिर यहाँ से सल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके ट्रांसफर होंगे एसपीएम से, ठीक है, और यहाँ पे फ्रेश वाटर आपको फिर फ्रेश हम लोग को सॉल्वेंट यहाँ देखो अब यहाँ से होगा तो जो सल्यूट मॉलिक्यूल होगा हम लोग का ट्रांसफर होकर इधर निकलता जाएगा हम लोग का, तो जो फ्रेश सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा हमें यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, ठीक। स्मॉल जो सॉल्यूट निकलेंगे, प्रेशर ग्रेटर अप्लाई कर रहे हैं ना, फिर वाटर में तो निकाल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्या चीज जो आपने देखो इसका ये एप्लीकेशन बता रहे हैं। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इसका एप्लीकेशन होता है ये। देखो करते क्या है कि जब प्रेशर ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से आयंस हमारा देखो ट्रांसफर होगा, यहाँ से ये आयंस हम लोग का यहाँ से देखो इसमें से ट्रांसफर होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, सॉल्वेंट क्योंकि सॉल्वेंट को ही पास करने देगा एसपीएफ, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसफर होगा। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसफर होगा तो सिर्फ सल्यूट हम लोग का बच जाएगा और फ्रेश वाटर हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है जो सलाइन वाटर होता है समुद्र के पानी, उसमें क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जब ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो आयंस के अमाउंट कम है, इट विल बिहेव एज अ सल्यूट, वो ऐसे वहीं छूट जाएगा, और जो फ्रेश वाटर है वो आपका एसपीएम के थ्रू पास हो जाएगा, उसको कलेक्ट करके हम फर्दर अपने यूज के लिए कर लेंगे। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। हमारे घरों में जो फिल्टर वगैरह रहता है वो इसी पे वर्क करता है। लेकिन अब नया एक टर्म आ गया बेटा, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। अब ये भी चल रहा है, इसके बारे में अभी नहीं, फिर कभी डिटेल समझाएंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, ठीक। ये था ठीक है। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस, ठीक है, कि एप्लीकेशंस ऑफ द ऑस्मोसिस, ठीक है, इसके कई ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस है, ऐसे है तो बहुत एप्लीकेशंस, बट हम एक ही दो बताएंगे, या कह सकते हैं 3-4 एप्लीकेशंस बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि कौन कौन सा है। इसको इरेज करते हैं अब यहाँ से, अच्छा नहीं इरेज करेंगे तो दिक्कत होगा तुम्हें लिखने में, कहाँ पे बताएं, इधर बता दीजिए, चलो ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, सुने हो गए कि अब एक्चुअली मैं तो खाता नहीं, बट जो रॉ मीट होता है, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, जो रॉ मीट होता है बेटा उस पर क्या करते हैं, सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, उस पर सॉल्ट को, नमक को छिड़के रखते हैं। अब ऐसा कारण क्यों है, देखो रॉ है, चाहे मीट हो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर इफ़ इट इज़ अ रॉ इन, ठीक है, तो उस पर बैक्टीरिया लगेंगे और उसको क्या करेंगे, स्पॉइल करेंगे, इट विल बिकम रैंसिड, ठीक है, वो रैंसिड हो जाएगा, खाने लायक अब नहीं रहेगा। तो होगा क्या कि जब उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे, तो जब इस पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो जो बैक्टीरिया है ना वो तुरंत वाटर का लॉस करने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी बाहर वाटर कम है, ठीक है, और बैक्टीरिया की बॉडी में वाटर है, तो वाटर हम लोग का क्या करेगा, वहाँ से बाहर ट्रांसफर होने लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, और उनकी बॉडी का जो कह सकते हैं कि सेल वॉल है, इट विल बिहेव एज ए एसपीएम। तो जब वो वाटर लॉस कर देंगे अपनी बॉडी से पूरे, तो वो बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे और आपका वो प्रिजर्व रहेगा, ठीक। दूसरा एप्लीकेशन देखो,
क्या चीज़ नहीं, हाँ बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन देखो ये हो सकता है कि जो रॉ मैंगोज होते हैं हमारे, ठीक है ना, बता रहा हूँ, रॉ मैंगोज होते हैं, देखो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पिकल, जो अचार वगैरह बनता होगा, देखो ना कि सबसे पहले क्या करती हैं घर पे मम्मी लोग, उसमें क्या डालते हैं, नमक डाल के उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, हाँ हल्दी में नमक डाल के उसको छोड़ देते हैं। वाई दे यूज टू डू एज सच, कि उससे होता क्या है कि और उसके बाद देखो कि वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, एकदम सूख के एकदम साइज में छोटा हो जाता है। तब ऐसा होता है क्योंकि जब सॉल्ट डालते हैं तो जो वाटर रिटेंशन उसके अंदर रहता है, उसका जो पल्प होता है, छिलका होता है ना, उसके जरिए क्या होता है, ऑस्मोसिस के फिनोमेना से वाटर बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट डाले हैं तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गया, तो वो वाटर आउट हमारा मूव कर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। दूसरा एप्लीकेशन ये हुआ हम लोग का, ठीक है। ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं। जो वेजिटेबल्स और सैलेड की तुम बात करो वो भी यही है, ठीक है, कि बाहर हमने वेजिटेबल्स रख दिया ऐसे 1-2 दिन के लिए, तो वो क्या होता है कि विल्ट हो जाता है। विल्ट मतलब समझ ना, मुरझा जाते हैं हमारे, क्या होता है वो विल्ट हो जाता है। फिर वापस उसको पानी में रखो तो रीगेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वॉल है, सेल वॉल, वो आपको एसपीएम जैसा बिहेव करता है। अब जैसे ही उसको वाटर में डालेंगे तो जो वेजिटेबल, उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है हम लोग का, ठीक है, उल्टा वाटर कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ आने लगता है और हमारा वो फिर से अगेन उसका वो कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ और टर्जिडिटी फिर से मेंटेन हो जाता है, ठीक है। ऐसे कई एप्लीकेशंस है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दे रहे हैं 0.9% NaCl सोल्यूशन, ठीक है। अभी सोच रहे हो कि तुम ये कौन सा नया सोल्यूशन आ गया। नया सोल्यूशन नहीं, एक्चुअली देखो हम लोग के बॉडी में 2 चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है हम लोग के बॉडी में, देखो RBC, ठीक है, और WBC। अब पता है अभी 2-3 बार हमसे क्या मिस्टेक हो गया कोचिंग में, हम इसको RCB लिखने लगे, तो लिखते समय अब हम काफ़ी रुक रहे हैं, 1 सेकंड का पॉज लेने हमसे RCB, क्योंकि इस समय वही चल रहा है और सो कॉल्ड पॉपुलर भी है, भले ना जीते वो बात अलग है। तो देखो RBC, अब इसमें हम लोग के RBC जो है रेड ब्लड सेल है, इसमें कई भाई सेल है, तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, ये 10th में पढ़ा है तुम्हें, ठीक है। तो इस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स है, उस सेल ऑर्गेनिल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लगभग 0.9% एक्वस सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई टोल्ड यू कि जो ब्लड होते हैं 2 कंपोनेंट्स हमारे, RBC और WBC। RBC में हम लोग का एक सेल है ये भी, तो इसके अंदर कई सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगे जिसका की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl के बराबर है, ठीक है। जितना कॉन्सेंट्रेशन 0.9% एक्वस सोल्यूशन है ना, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन उसका भी रहता है, उसके सेल ऑर्गेनिल्स का, ठीक। अब मान लो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा रहा है, ठीक है, तो अगर उस इंजेक्शन का जो इंट्रावेसनली जो इंजेक्शन लगा रहे हैं आपको, ठीक है, इंट्रावेसनली उसको बोलते हैं कि वेन्स के थ्रू लगाते हैं, तो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज करो क्या होगा हम लोग का 0.9% से क्या हो गया हम लोग का लेस हो गया, 0.9% से लेस हो गया, तो तुरंत क्या होगा आपका 0.9% सोल्यूशन ले हो गया और लेस हो गया, यानी जो RBC के जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब RBC का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो तुरंत सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा, आपका बाहर की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा। जब RBC से जब वाटर का ट्रांसफर होने लगेगा तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंक करने लगेगा और वो फर्दर कई और को दिक्कत प्रॉब्लम एराइज हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो वो दे रहे हैं वो 0.9% से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में हम लोग का क्या हो सकता है कि सेल हम लोग का स्वेल कर जाएगा, हाँ ब्रस्ट कर जाएगा, हाँ स्वेल करके ब्रस्ट कर जाएगा, इवन इट कैन लॉस लेड टू द डेथ एज वेल। हाँ अब बता रहे हैं कि अब 2 अलग अलग फिर केसेस, मतलब एक केस में हमने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का क्या था, अच्छा रुक जाओ अभी उस चीज़ को ना बता के, अगर इक्वल रहा, इसी वजह से, हाँ यही तो मैं बता रहा था एक्चुअली, अगर इक्वल नहीं, एक्चुअली इसी वजह से देखे होगी जब डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते हैं तो डायरेक्ट वो देखो उसको तोड़ते हैं और एक दूसरे सिरिंज से भी वो निकाल के मिलाते हैं। देखे होगी ये चीज़ कि वो ऐसे 2 शीशे का रहता है, एक को फोड़ते हैं इंजेक्शन में लगाते हैं, फिर दूसरे से फिर फोड़ के उसको मिलाते हैं। एक्चुअली उसी लिए वो करते हैं कि उसको 0.9% एक्वस सॉल्यूशंस के बराबर का कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सलाइन वाटर, मतलब कि जो इंजेक्शन वो दे रहे हैं ना उसका कॉन्सेंट्रेशन उनको 0.9% के बराबर, जिसको कि सलाइन वाटर कहते हैं, उसके बराबर का कॉन्सेंट्रेशन उनको करना होता है। नहीं करेंगे तो 2 केसेस राइज होगा, या तो RBC के लिए वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, एक बार सेल ब्रस्ट कर सकता है, और नहीं कम हुआ तो श्रिंक कर जाएगा। इसी वजह से इक्वल बनाना होता है, इसलिए से आप देखोगे इंजेक्शन को जब करते हैं तो वो 2 सोल्यूशंस को मिक्स करते हैं हमेशा, ठीक है। एक ये था हम लोग का। अब यहाँ से एक दूसरा एक चीज़ मुझे को ये बताना था कि 2 सोल्यूशन है, मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन A है और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास B है, ठीक है। अब एक सोल्यूशन का मान लो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये आपका क्या है, लेस है देन कंपैरेटिव टू दिस B1, तो ऐसे सोल्यूशन को जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, दिखवा रहे हैं ना पूरा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन,
ठीक है। अगर दोनों का सेम हो गया तो आइसोऑस्मोटिक सोल्यूशन या आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो अगर दोनों का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेम है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, उस केस में ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। It does mean कि solution having the same concentration or having the same osmotic pressure, there will be no osmosis। अगर वहीं हाइपोटोनिक solution हुआ तो ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब सॉरी तो वहाँ पे हाँ तब भी होगा हम लोग का। ये पूरी बात रही हमारी किसके, ऑस्मोसिस के बारे में। एप्लीकेशंस बता दिए ऑस्मोसिस का, कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास वो बता दिया तुम्हें हमने, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी बता दिया। एप्लीकेशंस में और भी कई एप्लीकेशन, जैसे रेजिन्स, किशमिश, रात को भिगो के हमने रात को रख दिया पानी में, सुबह देखा तो स्वेल कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल का इन ट्रांसफर। अच्छा एक चीज़ और देखो, अब रेजिन्स को जैसे हमने वाटर में रखा तो क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है वाटर ना, तो उस केस में उसको बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। अगर वहीं बाहर इस तरीके से धूप में रख दिए तो क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल रेजिन से बाहर की तरफ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्स ऑस्मोसिस। हाँ, और एक चीज, हाँ ये सब बायो का टर्म है, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए बट ऐसे याद आया तो हम बता दिए। अब इसमें देखो 0.9% वाले में भी तुम्हें बताया ना, एक बार सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा और सेल एक बार ब्रस्ट कर जाएगा। तो दो वर्ड तुम्हें बायो में पढ़ाया होगा, याद करो, प्लाज्मोलिसिस और हेमोलिसिस। 10th में पढ़े हो ये चीज, बताए भी थे। तो वही वहां पे भी होता है, सेल स्विल कर रहा है तो प्लाज्मोलिसिस, एंड कर रहा है तो हेमोलिसिस, कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, देख लेना। ये दो टर्म, हालांकि इससे पूछा नहीं जाएगा बट ऐसे याद आया तो बता दिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसके बारे में, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, इसको जस्ट एक मिनट सोच लो, उस पर लिखवाते हैं फिर।